तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में लास्ट क्लास तक जो हमारी डिस्कशन थी वो थी क्या सर, इंडियन इकोनॉमी में 1990 आते आते तक 1990 आते आते तक एक बहुत बड़े बदलाव की जरूरत पड़ चुकी थी। और वो बदलाव के रीजंस क्या थे वो हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया है। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स का रीजन था जो कि आप लोगों को मैंने पिछला क्लास में डिस्कशन करके बताया है। और अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखा है तो क्लासेस यूट्यूब में अपलोडेड है, अब जब चाहे उसको जा करके फिर से एक बार दोबारा देख सकते हैं। रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991। अब वो रीजन जो थे वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया हमारी इकोनॉमी में, और खासकर गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर सामने में आ गया कि अगर अब आगे देश को चलाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब फंड की रिक्वायरमेंट थी, एक रीस्ट्रक्चर, देश को फिर से रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत थी। और उसके लिए देश ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंशियल हेल्प के लिए अप्लाई किया था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था पिछला क्लास में, दो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ जिसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक अपन बोलते हैं क्या सर वर्ल्ड बैंक जिसका नाम है आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। So these are the two financial institutions. They usually provide the financial assistance to the countries. तो यहाँ पर इंडिया ने फाइनेंशियल असिस्टेंस मांगा था किससे, इन दो प्रकार के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लेकिन उनके कुछ कंडीशंस थे, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि उनके कुछ कंडीशंस थे। कंडीशंस क्या थे? कंडीशंस ये थे कि अगर आप हमारे ये 3 कंडीशंस मानोगे तभी जाकर के हम आपको लोन देंगे या फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो वो 3 ऐसे क्या रीजन थे सर, 3 ऐसे क्या कंडीशन थे सर? 3 कंडीशन जो थे कुछ इस प्रकार से थे, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। ये रहा सर 3 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन था सर रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। सबसे पहला कंडीशन सर, सबसे पहला कंडीशन उनका ये कहना था कि आपको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में से ये रेस्ट्रिक्शंस को हटाने पड़ेंगे। दिस वाज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से कंडीशन जो कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने रखा था किसके सामने में, इंडिया के सामने, कि भैया अगर आपको लोन चाहिए तो भैया ये कंडीशन आपको मानना पड़ेगा। क्या कंडीशन था? पहला, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। हमारे इंडिया में 1950 से 1990 के बीच में प्राइवेट सेक्टर को मौका तो मिलता था, लेकिन टू मच ऑफ रिस्ट्रिक्शन, टू मच ऑफ उसके ऊपर में दबाव बनाया गया रहता है, स्पेशली फॉर द लाइसेंसिंग सिस्टम। तो आपको वो रेस्ट्रिक्शन हटाने पड़ेंगे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में कि प्राइवेट सेक्टर जब चाहे अपने मर्जी से कोई भी बिजनेस कर पाए, ये चीज लाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये पहला कंडीशन उन्होंने रखा। दूसरा कंडीशन क्या बोला गया सर? सर गवर्नमेंट की जो रोल है, यानी गवर्नमेंट जो मैक्सिमम एरिया में ऑपरेट कर रहा है सर, उस एरिया के ऑपरेशन को कम करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है शेड्यूल ए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, शेड्यूल ए, कितने सारे इंडस्ट्री आ रहे थे उसके अंदर में? नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज कितने थे शेड्यूल ए? 17 इंडस्ट्रीज। मतलब मैक्सिमम यानी मेजर एरिया जो इकोनॉमी के हैं वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, डायरेक्टली पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में था। तो यहाँ पर जो उनकी दूसरी कंडीशन ये थी कि भैया जो गवर्नमेंट जो मैक्सिमम एरियाज पे ऑपरेट कर रहा है, मैक्सिमम इंडस्ट्रीज को अपने कंट्रोल में रखा है, वो अपने कंट्रोल की उस रोल को कम करना पड़ेगा। यानी वो उतना ज्यादा एरिया में गवर्नमेंट अपना इंडस्ट्रीज या अपना जो है खुद का अंडरटेकिंग नहीं रखेगा। ये रोल को कम करने की बात जो थी दूसरी कंडीशन। और तीसरी जो कंडीशन थी बेटा, ये थी आपकी रिमूविंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। अब ये जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस किसके बीच में सर? ये खासकर हमारे जो कंट्रीज के साथ, दूसरे कंट्रीज के साथ जो ट्रेडिंग होती थी, हमने सर दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग में भी हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखा था। क्या रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था? किसी को अगर याद है तो मुझे बता दीजिए सर। 1950 से 1990 के बीच में हमने बोला था क्या सर? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये क्या है सर? एक प्रकार का रेस्ट्रिक्शन है या एक प्रकार का ऐसा पॉलिसी अपन ने बनाई थी जिससे कि बाहर के सामान को इंडिया में लाने से मना कर रहे हैं। कि अल्टीमेटली ऐसा बोले तो हम लोग फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेडिंग अगर कर रहे हैं तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। तो भैया इंपोर्ट बहुत कम करेंगे और एक्सपोर्ट करने की कोशिश ज्यादा करेंगे। तो भैया आपको ये ट्रेड के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ टैरिफ्स एंड कोटाज आपने बना रखा है, इसको भी हटाने की जो थी कंडीशन उन्होंने रख दी थी। कुल मिलाकर के 3 कंडीशन थी, रिमूविंग रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर, रिमूविंग
the role of the government in many areas and especially removing the trade barriers। तो ये तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इन द ईयर 1990 गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी डिजाइन की और नई पॉलिसी का नाम उन्होंने क्या दिया? कौन बोलेगा भैया? नई पॉलिसी का नाम उन्होंने क्या दिया सर? नई पॉलिसी का नाम उन्होंने दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या दिया सर? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी तमाम उन तमाम कंडीशंस को ध्यान में रखा गया जिनके बेसिस पे ये काम होने वाले हैं। ठीक है, एनीबॉडी वांट टू आस्क मी समथिंग? क्लास के बाद पूछना बेटा, जो भी जिसको भी पूछना है क्लास के बाद पूछना। जो भी मैं डाउट्स के लिए आपके पास ऑप्शंस दूंगा, आप वो क्लास के बाद पूछिएगा। तो मैं क्या बोला सर? 1991 में सरकार ने अपनी पूरी पॉलिसी डिजाइन को चेंज की और एक नई पॉलिसी लॉन्च की जिसका नाम उन्होंने दिया सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसमें वो तमाम कंडीशंस जो हमने ऊपर में पढ़ा, 3 कंडीशन, उसके बेसिस पे नए तरीके से अपनी इकोनॉमी की पॉलिसी को डिजाइन की गई। अच्छा, एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का मेन काम क्या था, तो आप दिमाग में एक चीज याद रखो बेटा, रट्टा नहीं मारने का, दिमाग में रखो, मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा। ऊपर हमने 6 पॉइंट्स पढ़ा था, रीजंस फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पढ़ा था ना हमने, 6 पॉइंट्स पढ़ा था। 6 पॉइंट्स हमने जो पढ़ा था उसको क्या बता रहा था सर? वो एक ऐसा कारण था जिनके वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की जरूरत पड़ गई। तो भैया वही कारणों को आप क्या कर दीजिए, पॉजिटिव मैनर में समझ लीजिए, वो हो गया आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का वेरियस फंक्शन। मतलब क्या फंक्शन सर? सर हमने क्या पढ़ा था, याद कीजिए, क्या पढ़ा था हमने, याद कीजिए सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो रखा था, हमने पढ़ा था कि नहीं? हमने पढ़ा था कि नहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट? तो सर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का काम क्या होगा सर? उस डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करना? सुधारना। अरे भैया जो ऊपर पढ़ के आए हो ना रीजंस को, उसको उल्टा कर दो। तो आपको मैं पहले भी बताया था कि किसी चीज की करेक्टिव मेजर वही होती है रीजन, जो रीजंस है उस रीजंस का रिवर्स कर दीजिए, वो आपका बन जाएगा करेक्टिव मेजर। तो मैं पढ़ा के आया था सर डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट रीजन था। तो भैया उस सिचुएशन को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? उस डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या करना पड़ेगा सर? देखो लिखा हुआ है, करेक्ट द करेक्टिंग द वीकनेसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। है गया कि नहीं? हो गया कि नहीं भैया? कोई नई बात सीखे? नहीं सर, कोई नई बात नहीं सीखे सर, वही पुरानी बात को हम बस खाली क्या कर रहे हैं सर, एक पॉजिटिव मैनर में ले रहे हैं सर। वो रीजन था, उस रीजन को उल्टा कर दे रहे हैं भैया, हमारे सामने में प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलते जा रहा है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था सर? इन्फ्लेशनरी प्रेशर पढ़ा था कि नहीं? इन्फ्लेशनरी प्रेशर पढ़ा था कि नहीं? रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हमने पढ़ा था सर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, देश में इन्फ्लेशन, महंगाई की दर बढ़ रही थी, तो अब हम क्या करेंगे सर? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन कर देंगे। देखो आ गया ना भैया? अरे हम कर कुछ नहीं रहे भैया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का मेन मकसद यही है कि जो कारण के वजह से हमको बदलाव करना पड़ा, वो कारण जो है अब हमारा प्रॉब्लम्स ना रहे, बल्कि उसकी सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करें। इसके अलावा एक चीज और भी पढ़े थे सर, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट पढ़े थे, याद है? बिट नंबर 6, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर चल रही थी, उस सेक्टर को प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं किया जा पा रहा था। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ गया सर? इंप्रूविंग द एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। देखो वही सेम चीज की बात कर रहे हैं सर, हम लोग इकोनॉमी में एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात करेंगे। अच्छा, एफिशिएंसी नाम का वर्ड अगर कहीं लगता है तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि एफिशिएंसी नाम का वर्ड किसके साथ जुड़ा हुआ है सर? इसका मतलब है सर, एफिशिएंसी नाम का वर्ड का मतलब है सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्या क्या बोलेंगे सर उसको? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल, तो बोलेंगे ऑप्टिमम। मेरा बोर्ड थोड़ा सा एक्चुअल में इश्यूज है, थोड़ा सा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। जो भी हो आप इसको लिख लीजिए ऑप्टिमम, ठीक है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है? तो ये एक एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात करें। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेटा किसी चीज का बेस्ट यूटिलाइजेशन को बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ठीक है? ठीक है बेटा, ये हम लोग ने पढ़ा था सर, उसी का उल्टा हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्या बोला सर? सर नेक्स्ट बोलता है हम लोग अपने कंट्री में कुछ ऐसी पॉलिसी डिजाइन करेंगे जिससे कि इंटरनेशनली
हम लोग अपना प्रोडक्ट को बेच पाए। सर इंटरनेशनली प्रोडक्ट बेचने की बात कहाँ की थी सर, रीजन में की थी सर, रीजन में की थी सर, हम पढ़े थे फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पढ़े थे कि नहीं, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पढ़े थे कि नहीं, तो बोलेंगे सर हाँ पढ़े थे। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक रीजन था सर, रीजन था किस चीज का सर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। सर वो रीजन क्यों था, रीजन इसलिए था कि सर इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे, और अगर इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तो सर हमारे कंट्री की जो फॉरेन करेंसी जमा होकर के है, उस कंट्री के फॉरेन करेंसी को क्या करना पड़ेगा सर, बाहर वाले को देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपने कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाया, एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया, तो सर एक्सपोर्ट करने पर क्या होगा सर, वो फॉरेन एक्सचेंज की जो रिजर्व है उसमें एडिशन होगा, किस चीज का सर, न्यू फॉरेन करेंसी का। लेकिन उसके लिए आपको आपके प्रोडक्ट को कुछ इस प्रकार से डिजाइन करना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में भी आपका प्रोडक्ट बिके। तो इंटरनेशनल प्रोडक्ट में आपका, इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको आपके प्रोडक्ट की क्या बढ़ानी पड़ेगी सर, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, यानी आपकी प्रोडक्ट के अंदर में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल में बाकी प्रोडक्ट के साथ कंपीट कर पाए और मार्केट में अपने आप को स्टेबलाइज करके सरवाइव करवा पाए। इज इट क्लियर बेटा। तो देखो ये एक दूसरा मकसद था कि इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। यानी अगर मैं देखूं तो सर ऊपर के रीजन के ही ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया। बस एक नई चीज क्या दिखा दी सर, उसने उसको 2 फॉर्म में डिस्कशन कर दिया है। सर वो बोलता है 2 फॉर्म में, 2 फॉर्म में मतलब वो बोलता है हम जो चेंजेस लाएंगे तो चेंजेस के 2 इंपॉर्टेंट मेजर्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट तरीके हों। पहला सर इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, जो इकोनॉमी अनबैलेंस्ड हो गया है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया सर, उसका नाम दे दिया उन्होंने स्टेबलाइजेशन मेजर। चीज वही है बेटा, चीज वही है, बस खाली उन्होंने 2 अलग हेड कर दिया है। क्या बोला सर, स्टेबलाइजेशन मेजर, यानी इकोनॉमी को हम लोग क्या करेंगे सर, शॉर्ट पीरियड में, सबसे इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट पीरियड में इकोनॉमी को नॉर्मलाइज पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे, या अल्टीमेटली बोले तो अनबैलेंस्ड सिचुएशन को बैलेंस्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ये होगा सर स्टेबलाइजेशन मेजर, जो कि खासकर किसके लिए है सर, शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए। उसी प्रकार से एक बार शॉर्ट पीरियड में चीजों को नॉर्मलाइज कर लिए, फिर आने वाले समय में लंबे समय के लिए इकोनॉमी को कैसे एक प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके, कैसे इकोनॉमी को एक स्मूथली कंडक्ट किया जा सके, इसके लिए उन्होंने क्या बनाया सर, सेकंड फॉर्म बनाया, जिसका नाम उन्होंने दिया सर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। एक्चुअल में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मेन मकसद तो यही था, इकोनॉमी के जो बड़े पॉलिसीज हैं जो कि लंबे समय तक चलने वाले हैं, उन पॉलिसीज को रीस्ट्रक्चर करें, रीस्ट्रक्चर करें मतलब फिर से रीडिजाइन करें। तो उसके लिए ये 2 इंपॉर्टेंट हेड्स में डिस्कशन करना जरूरी था, इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, और दूसरी सर क्या, इंक्रीजिंग द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस। समझ में आ गया क्या बोला मैं, समझ में आ गया क्या बोला मैं। तो ये था सर 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी, स्टेबलाइजेशन मेजर फॉर शॉर्ट रन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फॉर लॉन्ग रन। अल्टीमेटली मकसद यही था कि सर जो रीजन थे उनको क्या करना सर, उनकी मेजर्स यानी उसकी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करना। इज इट क्लियर बेटा, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया या नहीं, ये समझ में आ गया या नहीं, ये समझ में आ गया या नहीं, एनी वन ऑफ यू कैन कंफर्म इट, अपन आगे बढ़ेंगे। यस सर। वेरी गुड। अब आते हैं Yes. अब आते हैं जो हमारी मेन मकसद था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना ली। मैं आपसे पूछते जाऊंगा है, आप मुझे बताइएगा सबसे पहला रीजन लोन पाने का क्या था, सबसे पहला रीजन लोन पाने का, सबसे पहला रीजन हमारे सामने में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने क्या रखा, कौन बोले, कौन बोले, Restriction on private sector removed. रिमूविंग द रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, यही था, यही था बेटा। देखो कंडीशन जो था वही कंडीशन के बेसिस पे पॉलिसी बनी। पहला कंडीशन बोल रहा था कि सर हमको प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में से रेस्ट्रिक्शंस हटाना है, और वही रेस्ट्रिक्शंस को हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बनाई जिसका नाम उन्होंने दिया सर लिबरलाइजेशन। क्या बोला सर, लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है सर चीजों को लिबरल कर देना। लिबरल का मतलब क्या होता है, थोड़ा आसान बना देना, थोड़ा फ्री कर देना। तो भैया फ्री किस चीज से करेंगे, जो रेस्ट्रिक्शन है उसी रेस्ट्रिक्शन को फ्री करेंगे। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन को फ्री करने की बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सर
ये जो लिबरलाइजेशन है सर, इसका मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या लिखेंगे सर? अल्टीमेटली लिबरलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी है जो कि किसके लिए बनाई गई है? टू रिमूव restriction on private sector। बात समझ में आया क्या बोला मैं? सर कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, जो कंडीशन थी उसी कंडीशन के बेसिस पे हमने अपनी पॉलिसी डिजाइन की है। हमने अगर अपनी पॉलिसी डिजाइन की है तो पहला कंडीशन हमको बोला गया था कि सर आपको प्राइवेट सेक्टर से रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा। तो हमारे लिए क्या पॉलिसी थी सर? पॉलिसी ये थी, हम उसको किस नाम से जान रहे हैं सर? हम उसको जान रहे हैं सर पॉलिसी टू रिमूव रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर में क्या बोले सर? अल्टीमेटली हम लोग ने उसका नाम दे दिया सर, अल्टीमेटली हमने उसका नाम दे दिया सर क्या? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का नाम से ही पता चल रहा है सर, लिबरल। लिबरल का मतलब होता है सर किसी जगह पर कोई छूट दे देना, कोई छूट दे देना। अल्टीमेटली इकोनॉमी को मैं क्या कर रहा हूँ सर? फ्री कर रहा हूँ। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं आपको हर वो चीज कनेक्ट करके बता रहा हूँ जो ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है। सर हमने कंडीशन पढ़ी थी, लीजिए सर कंडीशन का सॉल्यूशन पॉलिसी के तौर पर हमको बता दिया, क्योंकि हमने कंडीशन मान लिया है। तो हम लोग ने इसको कैसे करना है सर? सर लिबरलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? हमने ये तो बोल दिया था रिमूव द रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे? अल्टीमेटली फ्रीइंग करेंगे, फ्रीइंग द इकोनॉमी, freeing the economy with freeing the economy from licensing system। क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो वही था ना भैया, रेस्ट्रिक्शन तो वही था ना, लाइसेंसिंग सिस्टम एंड अदर रेगुलेशन। ध्यान से सुनना बेटा, ये है आपका इसका मीनिंग सर, मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। अल्टीमेटली एक ऐसी पॉलिसी है जो कि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए बनाई गई थी, और इसका मेन काम क्या था सर? इकोनॉमी को फ्री करना, आजाद करना। किस चीज से? लाइसेंसिंग सिस्टम से एंड अदर रेगुलेशन से। बात समझ में आ गया या नहीं? बात समझ में आ गया या नहीं? सर एक बार वापस रिपीट कर दीजिए ना। कंडीशन क्या था? कंडीशन के ऊपर में ही पॉलिसी है। कंडीशन क्या थी सर? सर आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक ने हमें कंडीशन दिया था कि आपको पहले प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में जो रेस्ट्रिक्शन है उसको रिमूव करना है। ये पहला कंडीशन था, ये पहला कंडीशन था। हमने वो कंडीशन माना है, तो भैया कंडीशन माना है मतलब हम लोग अपनी इकोनॉमी में बदलाव भी करेंगे उसी हिसाब से, नई पॉलिसी भी उसी हिसाब से बनाएंगे। तो नई पॉलिसी जो बनाई गई उसका नाम दिया गया सर क्या? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी है जो कि किस चीज के ऊपर में बनाई गई है सर? ये वो कंडीशन को ध्यान में रख के बनाया गया है जिसमें हमने ये डिसाइड किया था कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करेंगे। ये वो कंडीशन पे बेस्ड ऑन है। तो वो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो पॉलिसी हमारे कंट्री में बनाई गई उसका नाम हमने क्या दे दिया सर? लिबरलाइजेशन। अच्छा, लिबरलाइजेशन का नाम कैसे आया सर? लिबरल से आया है, LIBERAL। लिबरल का मतलब होता है किसी चीज में आजादी देना, किसी चीज में छूट देना। तो उस चीज के बेसिस पे लिबरल से लिबरलाइजेशन हुआ है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है सर? देखो यहाँ पर लिखा है, मैंने उसका मीनिंग लिख दिया सर। फ्रीइंग, फ्रीइंग मतलब आजाद करना, फ्रीइंग द इकोनॉमी फ्रॉम लाइसेंसिंग सिस्टम। सर एक्चुअल में तो रेस्ट्रिक्शन प्राइवेट सेक्टर के लिए किस बेसिस पे था सर? लाइसेंसिंग सिस्टम का ही तो हमारा रेस्ट्रिक्शन था ना भैया। तुम कुछ भी इंडस्ट्री चालू करना चाहते हो लाइसेंस लो, नया चालू करना चाहते हो लाइसेंस लो, पुराना वाला को एक्सटेंड करना चाहते हो लाइसेंस लो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो लाइसेंस लो। अरे भैया इतना सारा लाइसेंस का हमने एक बोझ बना दिया था उनके सर पे कि भैया वो डर के मारे वो तो पहली बात अपना बिजनेस कर ही नहीं पाते थे, इतना सारा टेंशन था। तो वो चीज को हटाना जरूरी था, और वही कंडीशन के बेसिस पे हमने जो बनाई लिबरलाइजेशन, उसके बेसिस पे ये सभी लाइसेंसिंग सिस्टम्स को और अदर रेगुलेशंस को क्या कर दिया गया सर? रिमूव कर दिया गया। अब आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को अलग से कोई सेपरेट लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। गिने चुने कुछ बिजनेसेस के लिए सिर्फ लाइसेंस रखे गए हैं अभी, और उसके बाद और लाइसेंस नहीं है। देखिए आप कोई भी दुकान खोलेंगे तो क्या आपको गवर्नमेंट से पूछने जाना पड़ता है क्या? जैसे अभी मैं एक पान दुकान खोलना चाहता हूँ तो क्या गवर्नमेंट से परमिशन लूंगा क्या मैं पान दुकान खोलना चाहता हूँ बोलकर? सुन के कितना अजीब लग रहा है, लेकिन पहले ऐसा होता था बेटा। आप कोई भी चालू करोगे तो फिर भैया आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ गिने चुने कुछ बिजनेसेस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके लिए लाइसेंस देना जरूरी है, वैसे बिजनेसेस के लिए अभी भी लाइसेंस रखे गए हैं। अदरवाइज मैक्सिमम सभी चीजों के लिए लाइसेंस हटा दी गई है। जैसा आप देखेंगे
अगर आप मतलब वॉर इक्विपमेंट्स में अगर आप करते हैं तो बारूद या कुछ और जैसा पटाखे क्रैकर्स, इसमें अगर आप डील करते हो तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा बेटा। मेडिकल बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा बेटा। इसके अलावा जो जो हार्मफुल चीजें मतलब जिससे कि नुकसान हो सकती है, ऐसे चीजों के लिए सरकार ने अभी भी लाइसेंस रखा है। विदाउट लाइसेंस वैसे बिजनेस आपका, लिकर बिजनेस के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए होती, तो ऐसे चीजों के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होती, अदरवाइज मैक्सिमम सभी चीजों के लिए और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इज इट क्लियर बेटा? ये बात समझ में आया या नहीं? यस सर। तो पहला पॉइंट था सर क्या हमारा, रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करना। लो भैया रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दी। अच्छा इसके बाद मुझे बताइए सेकंड कंडीशन क्या था? सेकंड कंडीशन क्या था? सर रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस करना है। अच्छा भैया गवर्नमेंट का अगर मैं रोल को रिड्यूस कर रहा हूं तो भैया उसका रोल किसी ना किसी को तो चलाना पड़ेगा कि नहीं? मुझे इतना बताइए। अगर मैं गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस कर भी दिया तो सेकंड वो रोल कोई ना कोई तो अडॉप्ट करेगा ना, कि वो छोड़ देंगे, वो उसको पूरा बंद कर देंगे। हमने कंडीशन तो ये मान लिया। क्या कंडीशन माना? कि सर गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। लेकिन भैया गवर्नमेंट का अगर रोल रिड्यूस होगा तो उसके बदले वो काम कौन करेगा? तो फिर दिमाग में क्या आया सर, वो काम करेगा प्राइवेट सेक्टर। क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर। क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर। यानी अल्टीमेटली जो रोल हम गवर्नमेंट सेक्टर की रिड्यूस करेंगे वो रोल किसको दे देंगे सर? वो रोल किसको दे देंगे सर? सर वो रोल दे देंगे प्राइवेट सेक्टर को। तो ये पॉलिसी जो बनाएगी, ये पॉलिसी किस पे बेस्ड ऑन है सर? पॉलिसी टू रिड्यूस, जो कंडीशन था उसी बेसिस पे बता रहा हूं बेटा। पॉलिसी टू रिड्यूस क्या? रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर मतलब रोल ऑफ गवर्नमेंट था मेरे ख्याल से ना, गवर्नमेंट था, गवर्नमेंट रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। तो ये था मेरा पॉलिसी। कंडीशन के बेसिस पे बना रहा हूं सर। कंडीशन ये था कि आपको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस के बेसिस पे मैंने एक पॉलिसी बना दी और उस पॉलिसी का नाम मैंने दे दिया सर प्राइवेटाइजेशन। क्या दे दिया बेटा? सेकंड टर्म का नाम क्या दे दिया मैंने? प्राइवेटाइजेशन। यानी प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जो कल तक पब्लिक सेक्टर संभालता था, जो एरिया कल तक पब्लिक सेक्टर संभालता था या गवर्नमेंट के अंदर में आता था, उसको अब प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा मतलब उस चीज को संभालने की जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाएगा। बात समझ में आ रही? क्या बोला मैं? क्या बोला? समझ में आया? जिम्मेदारी किसको दे दी जाएगी सर? प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। देखो वही चीज लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। क्या बोला सर? सर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो ओनरशिप है, ओनरशिप मतलब किसकी ओनरशिप सर? बिजनेस चलाने की ओनरशिप। तो हम वो किसको दे देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। इसी को ही बोलते हैं बेटा प्राइवेटाइजेशन। इसी को ही बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। पॉलिसी बनाई गई सर किस बेसिस पे सर? पॉलिसी बनाई गई गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस करना। ठीक है भैया, समझ में आ गया, गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस करना। लेकिन भैया वो काम अगर गवर्नमेंट नहीं करेगा तो कोई ना कोई तो और करेगा ना। तो भैया हमारी इकोनॉमी दूसरा कौन है जो करेगा? सर प्राइवेट सेक्टर। दो चीजें तो है ना, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक नहीं करेगा, पब्लिक सेक्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा? सर प्राइवेट सेक्टर करेगा। तो भैया अल्टीमेटली हमने जो पॉलिसी बनाई वो क्या करी सर? गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस करेंगे और वो रोल किसको ट्रांसफर कर देंगे सर? वो रोल ट्रांसफर कर देंगे किसको? प्राइवेट सेक्टर को। और इस पॉलिसी का नाम उन्होंने क्या दे दिया सर? प्राइवेटाइजेशन। देखो कंडीशन के बेसिस पे ही पॉलिसी बनी है सर, अपने मर्जी से उन्होंने पॉलिसी कुछ नहीं बनाया, कंडीशन के बेसिस पे उन्होंने पॉलिसी डिजाइन की है। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर बेटा? ये चीज आप अपने पेंसिल से अपने कॉपी में या अपने बुक में इसको नोट डाउन कर लें ताकि दिमाग में हमेशा क्लियर रहे सर जो पॉलिसी है वो कंडीशन के बेसिस पे ही बनी है, कोई अपने मर्जी से हमने नहीं बनाया, कोई अपने मर्जी से हमने नहीं बनाया, कंडीशन के बेसिस पे ही पॉलिसी बनाएगी। समझ में आ गया क्या बोला मैं? समझ में आ गया मैं? सर तीसरा पॉइंट पे आते हैं। तीसरा कंडीशन क्या था? कौन बोलेगा तीसरा कंडीशन क्या था?
तीसरा कंडीशन Removing trade restrictions. रिमूविंग ट्रेड ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस किस चीज की बात की थी सर? कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेडिंग रिलेशन है उसकी बात की। तो उसमें भी तो सर हमने कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, टैरिफ लगा रखा था, कोटाज लगा रखा था, इंपोर्ट नहीं कर सकते, फलाना नहीं कर सकते, ढिकाना कर, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो भैया उस रोल को भी रिड्यूस करना था, तो उसके लिए पॉलिसी बनाई गई सर। क्या है सर? पॉलिसी टू रिमूव। ये जो पॉलिसी भाई उसका नाम क्या है सर? पॉलिसी टू रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। पॉलिसी टू रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। अच्छा, ये ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को जो हम पॉलिसी को रिमूव करेंगे, तो भैया ये पॉलिसी को रिमूव करने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई उसका नाम दिया गया सर ग्लोबलाइजेशन। क्या बोला गया सर? तीसरी पॉलिसी के नाम क्या दी गई सर? ग्लोबलाइजेशन। अब इस पॉलिसी के तहत हमको क्या समझ में आता है सर? हम अपने कंट्री के इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे सर? कनेक्ट करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट एंड प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे विदाउट एनी मेजर रेस्ट्रिक्शन। मेजर रेस्ट्रिक्शन जो थे, जो बैरियर्स थे, उसको अपन क्या कर देंगे सर? हटा देंगे। क्योंकि ये कंडीशन था सर, हमको मानना ही पड़ेगा, बिकॉज इसी कंडीशन के बेसिस पे हमको लोन मिला है। तो भैया ये कंडीशन तो हमको मानना ही पड़ेगा। तीन कंडीशन हमारे सामने में थी सर। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में रेस्ट्रिक्शन को हटाना, जिसके लिए हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी बनाई। सर हमने गवर्नमेंट के रोल को रिड्यूस भी करना था, जिसके लिए हमने प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी बनाई। और जो हमारे ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को हमको रिमूव करना था, उसके लिए हमने क्या बना दिया सर? ग्लोबलाइजेशन बना दिया। और यही ग्लोबलाइजेशन जो है ये क्या काम करता है सर? इसका मतलब है सर इंटरैक्ट करना। जो हमने पहले अपने आप को बंद करके रखा था सर, नहीं बाहर वालों के साथ हम कांटेक्ट में नहीं रहेंगे, खुद ही खुद चलाएंगे, इसको क्या बोला था? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। याद आया? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। कंट्री के अंदर तक सीमित होकर के रहेंगे, कंट्री के अंदर ही सारा चीज की पॉलिसी बनाई जाएगी। याद है सर? इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी। उस इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी को बदलने की जरूरत पड़ गई सर। तो अब क्या हो गया सर? इंटरैक्ट करेंगे, इंटरैक्टिंग इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर क्या आ रहा है सर? इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं। क्या करना है? इंटरैक्ट। इंटरैक्ट का मतलब हो रहा है सर अल्टीमेटली मैं उसको कनेक्ट करके देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तीन पॉलिसी, तीन कंडीशन पे बेस्ड ऑन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं एलपीजी। क्या बोला जाता है बेटा? एलपीजी। एलपीजी का मतलब क्या है सर? पहला एल का मतलब होता है सर लिबरलाइजेशन, पी फॉर होता है सर प्राइवेटाइजेशन, और जी फॉर होता है सर ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन ऐसी पॉलिसी है सर, जो पॉलिसी जो है बनाई गई है किसके बेसिस पे सर? उन्हीं तमाम कंडीशन के बेसिस पे जो कि हमको 1991 में दिया गया था, और उसी कंडीशन के बेसिस पे तीनों पॉलिसी आपके सामने में है। दिमाग में चीजें क्लियर हो गई? लिबरलाइजेशन का मतलब, प्राइवेटाइजेशन का मतलब, ग्लोबलाइजेशन का मतलब। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया क्या बोला मैं? समझ में आ गया क्या बोला मैं? चलिए आगे बढ़ते। अब आते हैं सर इसके आगे की थोड़ी सी डिस्कशन में। सर अब हम लोगों को अल्टीमेटली इस चैप्टर में यही तीन चीज ही पढ़ना है, लिबरलाइजेशन पढ़ना है, प्राइवेटाइजेशन पढ़ना है और ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। तीन चीजों ही पढ़ना है हमको इस चैप्टर में खास करके, क्योंकि चैप्टर का मेन जो कंसेप्ट है वो यही है। क्या है सर? देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वही चीज यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, कोई नई बात नहीं बताने वाला हूँ। सर सबसे पहली बात, लिबरलाइजेशन जो लाई गई हमारे इंडिया में, सर वो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। यही तो था, प्राइवेट सेक्टर के जो ऊपर में रेस्ट्रिक्शन उसको हटाना था ना, उसी के ऊपर में तो हमने क्या बना दिया सर? लिबरलाइजेशन बना दिया। अच्छा, इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा सर? इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा सर? देखो मैं आपको बुक से पूरा रट्टा वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बताते जा रहा हूँ, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। आपको वर्डिंग को रट्टा मारने का नहीं है, दिमाग में रखने का। मैं आपको क्या बोला था सर? हमको क्या करना है? हम लोग बिजनेस को आजादी देंगे, प्राइवेट सेक्टर को आजादी देंगे अपने तरीके से चलने के लिए। देखो वही चीज लिखा है, अंडर दिस प्रोसेस बिजनेस इज गिवन फ्री हैंड। फ्री हैंड मतलब आजादी, एंड इज अलाउड टू रन ऑन कमर्शियल लाइन। भैया तुम अपने मर्जी से कमर्शियल बिजनेस कर सकते हो, इसके
लिए तुम्हारे ऊपर में और कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? तो बोलेंगे हाँ सर सही बात है। इसके अलावा सर इसको हटाने के लिए बहुत जरूरी था हमको ये लिबरलाइजेशन का पर्पस समझे। सर पर्पस बोल करके बस खाली आपको नाम कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, लेकिन एक्चुअल में सर चीज तो वही है। जो एक बार समझ लिया सर उसके लिए तो चीज बहुत आसान है। हाँ, पर्पस क्या था सर? पर्पस यस, क्या बोल रहा है सर पर्पस में? सबसे पहली बात बोलता है सर पर्पस में कि सर लिबरलाइजेशन करने का मेन मकसद क्या था। ये बात तो सर ऊपर से पढ़ के आ रहे हैं। पहला मकसद ये था कि इकोनॉमी की जो पोटेंशियल है अनलॉक होकर के, सॉरी लॉक होकर के उसको अनलॉक करना। देखो प्राइवेट सेक्टर हमारे कंट्री में तो है, लेकिन हमने उसको आजादी दे नहीं रखी है। अरे भैया जब प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड नहीं दोगे, उनको अपने तरीके से चलने का अगर ऑप्शन नहीं दोगे, तो भैया वो लोग बिजनेस सेटअप नहीं करेंगे। बिजनेस सेटअप नहीं करेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा तो सारा काम गवर्नमेंट को खुद करना पड़ेगा। सारा चीज में गवर्नमेंट खुद दिमाग लगाएगा तो सर वहां पर सारी चीजों को एक साथ चला नहीं पाएगा। और इसके साथ साथ खाली वेलफेयर 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 बोलने से नहीं होता है सर, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी चाहिए। तो डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है प्राइवेट सेक्टर को फ्री हैंड मिले और उसको अपने तरीके से बिजनेस चलाने का मौका दिया जाए। बात समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? बात समझ में आ रहा है? इसके अलावा सर जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन होगा उतने ज्यादा बिजनेसेस मार्केट में आएंगे, और जितना ज्यादा मार्केट में बिजनेस आएगा सर उतना ज्यादा मार्केट में कंपटीशन होगा। और अगर कंपटीशन होगा तो अल्टीमेटली अच्छी चीजें कम दामों पे मिलेगी। ध्यान से सुना क्या बोला मैं? अच्छी चीजें कम दामों पे मिलेगी। तो ये बहुत बड़ा रीजन था सर कि मार्केट को एक कंपटीशन मार्केट में कन्वर्ट कर दिया गया। सरकार यहाँ पर जो है ना, याद देखो बेटा, जो आपको मैं पढ़ाया था 1950 से 1990 के बीच में सर एसएसआई चल रहा था। एसएसआई का मतलब क्या था सर? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको सरकार बहुत सारे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रखा था। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है सर? सर वो बोल रखा था कि जो सामान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएंगे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं बना सकते। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कई सारे टैक्स में कंसेशन मिलते थे, सब्सिडी मिलता था। ये सब 1990 तक। 1991 के बाद जो नई पॉलिसी बनाई गई, सरकार बोला भैया मैं और किसी को कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला नहीं हूं। जिसको चलना है मार्केट में खुद कंपीट करो और चलो। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर में भी जो कई सारे प्रोटेक्शन थी, कई सारी सुविधाएं दी जाती थी, वो हटा दिया गया। अब जिसको जो प्रोडक्शन करना है करेगा। अगर मार्केट में तुमको सरवाइव करना है तो मार्केट में खुद कंपीट करो और सरवाइव करो। गवर्नमेंट और आपको अपने तरफ से कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो, डजंट मैटर, आप अपने हिसाब से चलो। समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? समझ में आ रहा है क्या बोला मैं? अच्छा, अब ये जो बहुत जरूरी है समझना कि सर हमने लिबरलाइजेशन को तो पढ़ लिया बहुत ही छोटे शब्दों में। सर लिबरलाइजेशन का मतलब क्या पढ़ लिया? सर लिबरलाइजेशन का मतलब हमने ये पढ़ लिया कि सर इकोनॉमी से वेरियस रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जाएगा ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है आराम से काम कर पाए। लेकिन इसकी थोड़ी डेप्थ में डिस्कशन करनी जरूरी है कि आखिर ये जो रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए, कौन से एरिया से क्या रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए और कैसे उसको रीस्ट्रक्चर किया गया। जिसके लिए बेटा हमको पढ़ना पड़ेगा ये 5 हेड। ये 5 हेड हमको डिस्कशन करना पड़ेगा। ये अलग अलग चीजें। पहले हम ये पढ़ेंगे कि सर इंडस्ट्री में क्या बदलाव हुए। सर ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आजादी से पहले भी पढ़े थे, आजादी के बाद भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो यही चीज है कि सर नई पॉलिसी लाने के बाद ये इंडस्ट्री में क्या बदलाव आए, ये देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल सेक्टर्स, खासकर बैंकों की बात करेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर्स में बैंकों की बात करेंगे, नए बैंकों की बात करेंगे। बैंक कैसे बने, कैसे नए बैंक की इजाद हुई, इसके बारे में बात करेंगे। टैक्स में कैसे बदलाव हुए, इसके बारे में बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज में क्या बदलाव हुआ एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या बदलाव गए। ये 5 हेड में पॉलिसी क्या क्या डिजाइन की गई अकॉर्डिंग टू लिबरलाइजेशन, ये चीज के ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम तो खाली ये तो बोल दिए सर लिबरलाइजेशन का मतलब होता है क्या? सर लिबरलाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमी को आजाद करना, फ्री करना, सर सिस्टम को जो रेस्ट्रिक्शन से फ्री करना। लेकिन सिर्फ इतना बोल देने से तो समझ में नहीं आएगा ना, हमको हर एक टॉपिक में डिस्कशन करना पड़ेगा कि आखिर किस जगह पर क्या डिस्कशन हुआ, क्या चेंजेस हुए, जिसके वजह से इकोनॉमी में जो है चेंजेस को लागू किया गया। ठीक है ना? तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन काफी बड़ा टॉपिक है बेटा, बाकी प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन बहुत ही आसान है, छोटा है।
लेकिन इंडस्ट्रियल मतलब जो लिबरलाइजेशन का टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा हम लोग को ध्यान से देखेंगे, डिस्कशन के दौरान इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही आसान है सर, ये सब चीजें आप अपने स्कूल लाइफ में 10th में भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पढ़े रहोगे, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन नाम का एक चैप्टर था, मुझे याद है क्लास 10th की इकोनॉमिक्स में। आप लोगों को याद है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है एक चैप्टर था ग्लोबलाइजेशन बोलकर, किसी को याद है? Yes, sir. हाँ बेटा, तो इसमें कहीं ना कहीं वो टॉपिक से कुछ रिलेटेड मिलेंगे सर। जो जो चीजें हमने पढ़ी है सर वही वही चीजें हमको यहाँ पर मिलने वाली है। देखो सबसे पहली बात सर 1991 में नई पॉलिसी लाई गई, और सबसे पहली पॉलिसी चेंजेस किसके बेसिस पे आई सर? सर सबसे पहले पॉलिसी की चेंजेस आई सर इंडस्ट्री के बेसिस पे। हमने इंडस्ट्री में कुछ बदलाव किया, इसको हमने बोला सर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है बदलाव, रिफॉर्म करे फिर से बनाएंगे, रिफॉर्म करें। क्या कर रिफॉर्म किए? जो पॉइंट्स बताने वाला हूं बेटा इसको याद रखने, ये यही पॉइंट से आपकी कहानी है। क्या पॉइंट है सर? सबसे पहला पॉइंट बोलता है सर रिड्यूसिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सर ऊपर में ही पढ़े थे, आपने बता दिया था कि लाइसेंसिंग सिस्टम को हम लोग क्या कर देंगे सर? रिड्यूस कर देंगे। हम लोग लाइसेंस और नहीं बोलेंगे लेना है बोल करके। जो पहले लाइसेंस लेना पड़ता था आपको 3 चीजों के लिए, देखो यहाँ पर लिख दिया नो लाइसेंस। No license were needed to set up, to expand and especially to diversify also। तीनों चीजों के लिए और आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसको हाईलाइट कर दें, कुछ इंडस्ट्रीज अभी भी हैं जिसमें लाइसेंस लेना पड़ता है। ये देखो जो मैंने हाईलाइट किया, अगर आप लिकर बिजनेस करते हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स, वॉर रिलेटेड इक्विपमेंट्स अगर आप कुछ बनाते हैं, बंदूक गोली बारूद ये सब चीजें बनाते हैं, तो उसके लिए भी जरूरत पड़ेगा। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव के लिए भी आपको जरूरत पड़ेगा लाइसेंस लेने के लिए। तो ये कुछ छोटे मोटे लिस्ट में नाम है, छोटे मोटे लिस्ट में नहीं, मतलब लिस्ट बहुत छोटा कर दिया गया है। जो पहले गवर्नमेंट का मैक्सिमम एरियाज में पहले बोलता था कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, अभी लाइसेंस लेने के लिए कुछ गिने चुने ही बिजनेस बचे हैं जिसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। नाम जो है कुछ कॉमन नेम है लिखकर, डिफेंस इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव। इसके अलावा बेटा मेडिकल भी एक होता है जिसके लिए लेना पड़ता है। तो ऐसे नाम है, इतना याद नहीं रखना है, मे भी 3-4 चीजों का नाम हमेशा आप याद रखेंगे, जिससे कि इनमें अभी भी लाइसेंस लेना जरूरी है, लेकिन बाकी सभी के लिए आपको और लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? अच्छा, अगर आप मेरे से बोलेंगे सर ये लाइसेंस कुछ जगहों पर क्यों रखी गई है सर? कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज के लिए। देखो सिक्योरिटी रिलेटेड मतलब इश्यूज के लिए अभी भी कुछ छोटे मोटे जगहों पर हम लोग अभी भी लाइसेंस सिस्टम रखे हैं, अदरवाइज मैक्सिमम एरिया से हम लोग लाइसेंस को हटा दिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। इसके अलावा हमने एक पॉइंट और भी पढ़ा था सर। क्या पढ़ा था सर? डिक्रीज इन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अरे सर ये तो बहुत आसान सी बात है सर, पब्लिक सेक्टर के रोल को डिक्रीज कर देंगे। हाँ भैया, तो सर वो उसका रोल कौन अपनाएगा? उसका रोल कौन अपनाएगा बताइए, उसका रोल कौन अपनाएगा? सर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर। 1950 से 1990 के बीच में कितने इंडस्ट्रीज थे जो पब्लिक सेक्टर के पास में थे? शेड्यूल ए 17 सर। 17 जी। अब सोचो 17 इंडस्ट्रीज की जो 17 इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में था, उसको कर दिया गया देखो सिर्फ 3 इंडस्ट्री। यानी गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में सिर्फ 3 मेजर इंडस्ट्रीज को रखा, बाकी के जितने भी 14 इंडस्ट्रीज थे उसको क्या कर दिया गया? प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया। बात समझ में आई या नहीं? मतलब रोल को कैसे रिड्यूस किया गया देखो, 17 से 3 हो गया। पहले 17 इंडस्ट्रीज थे जो कि पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करता था, उस रोल को रिड्यूस करके सिर्फ लिमिटेड 3 सेक्टर्स में ला लिया गया। और वो 3 सेक्टर्स कौन है सर? उस 3 सेक्टर का नाम भी याद रखना पड़ेगा सर। डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस की इक्विपमेंट अभी भी सर गवर्नमेंट की पूरी तरीके से कंट्रोल में, ये कोई प्राइवेटाइज नहीं किया गया है, इंडिया में बात कर रहा हूं मैं। दूसरा एटॉमिक एनर्जी, ये भी अभी पूरी तरीके से इंडिया के पब्लिक सेक्टर के अंडर में है, यानी पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और तीसरा है रेलवे ट्रांसपोर्ट। हालांकि रेलवे की कुछ हिस्सा अभी प्राइवेटाइज हो गया है, कुछ हिस्सा प्राइवेटाइज हो गया है, लेकिन स्टिल पूरी तरीके से प्राइवेटाइज नहीं हुआ है। रेलवे को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज नहीं किया गया है। तो इसीलिए 3 ऐसी चीजें हैं जो अभी भी पूरी तरीके से पब्लिक सेक्टर के अंदर में आती है। अदरवाइज मैक्सिमम जितने भी एरियाज हैं सभी चीजों को क्या कर दिया गया है सर?
प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है। सर न्यू बुक में ना 8 इंडस्ट्रीज दिया हुआ है। 8 इंडस्ट्रीज, 8 नहीं होगा बेटा, नाम नाम कितना कितना दिया है, वो 3 होगा। एग्जाम्पल्स में कितना Let's say 8 arms and ammunition and allied items of defense equipment. अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर में सारी चीजें आ जाती है। डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर में आपका एलाइड भी आ जाएगा, आर्म फोर्स भी आ जाएगा, यानी डिफेंस के रिलेटेड जितनी भी चीजें, बंदूक गोली बारूद हो गया, आर्मी रिलेटेड हो गया, हर चीजें आ जाएगी डिफेंस के अंदर में। ठीक है, उसको आप वैसे हिसाब से सोचो। ठीक है, और क्या एग्जांपल में दिया बताओ, मैं Sir, coal and lignite. क्या दिया? लिग्नाइट एंड कोल, कोल एंड लिग्नाइट। और Sir, mineral oils, mining oil, of. ठीक है। अच्छा एक काम करिए ना, आप एक काम कीजिए ना, आप इसको यहाँ पर एक्सेट्रा कर दीजिए, कोई इशू नहीं है, इसको एक्सेट्रा कर देता हूँ। एक्सेट्रा का मतलब ये है कि भैया इतने हैं, इसके अलावा कुछ और भी हो। आपको मेजर 3-4 नाम याद रखने हैं। अगर आपको नए, देखो अभी तो फिलहाल परिस्थिति ऐसी कि सरकार मैक्सिमम को प्राइवेटाइज कर रहा है, गवर्नमेंट अपना रोल बहुत कम कर रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे धीरे बहुत सी चीजें प्राइवेटाइज हो रही है। अब गवर्नमेंट तो धीरे धीरे अपना रोल खत्म कर रहा है। 2021 तक की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि तो टिल टुडे वाली बात है ना। तो अगर इसको पढ़ना है तो भैया जब ये बुक बनाया गया था तब तो इंडस्ट्री फिर भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में थे, तो रेलवे तब गवर्नमेंट की पूरी तरीके से कंट्रोल में था। तो गवर्नमेंट के अंडर में रेलवे भी नहीं आ रहा है। अब रेलवे भी प्राइवेटाइज होना चालू हो गया और बहुत जल्द हमको ये देखने को मिलेगा कि प्राइवेट ट्रेन ही चलेंगी, गवर्नमेंट की और ट्रेन नहीं रहेगी, सारे प्राइवेट ट्रेन चलेंगी। जैसे बस चलता है प्राइवेट, वैसे ट्रेन भी सारे प्राइवेट ट्रेन चलेंगे। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसीलिए आपको ना कुछ मेजर 4-5 नामों को ही याद रखना है। तो डिफेंस तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता सरकार आगे चल के डिफेंस को भी प्राइवेटाइज करेगा। एटॉमिक एनर्जी ये कभी नहीं होगा। ये 2 चीजों को खासकर याद रखें। बाकी की जो है माइनिंग हो गया, ऑयल हो गया, ये सब चीजों को भी। अच्छा ऑयल तो प्राइवेटाइज हो चुका है बेटा, ये जो हमारा इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, ये इसको रिलायंस इंडस्ट्री को बेच दिया गया, आईपीसीएल, हाँ प्राइवेटाइज हो गया बेटा वो भी, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ये भी। तो मतलब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा। बुक में जो चीज लिखे हैं, बहुत सी चीजें जो है वो है आपकी पुरानी चीजें, मतलब जिस समय बुक लिखा गया था सर उस समय वो चीजें थी, लेकिन अब क्या हो गया बेटा, प्राइवेटाइज हो गया। तो मेजरली आपको ये याद रखना है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे। रेलवे का भी कुछ हिस्सा याद रखिए, जरूरत पड़ेगा तो लिखिएगा, नहीं तो जरूरत नहीं। मेनली डिफेंस और एटॉमिक एनर्जी अभी भी याद रखिएगा, ठीक है ना। क्यों खाली ये देखो, सरकार वही चीजों को अपने कंट्रोल में रख रहा है सर जिसको दूसरों को अगर दे दिया जाए तो देश की सिक्योरिटी पे आंच आ सकता है, देश का सिक्योरिटी में क्वेश्चन मार्क लग सकता है। इसीलिए उन्हीं चीजों को सिर्फ अपने कंट्रोल में रखा है। बाकी मैक्सिमम एरिया को क्या कर दिया सर, वो प्राइवेटाइज कर दिया, जिसको बाहर वालों को देने की कोई दिक्कत नहीं है, वो प्राइवेटाइज कर दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, जल्दी से आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, ये देखो मैं आपको पहले ही बोला था सर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को जो हमने रिजर्वेशन दे रखा था सर, उसको डी रिजर्व कर दिया गया। डी रिजर्व मतलब हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रिजर्वेशन दिया था, ये लिस्ट में चढ़ा दिया था नाम, बोला था इस लिस्ट में जो जो प्रोडक्ट हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बना सकते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्री को बनाने की क्या अनुमति नहीं थी भैया, गया हटा दिया गया। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या बड़ा इंडस्ट्री हो, सरकार की तरफ से कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, सरकार आपको कोई तरीके से सहूलियत नहीं देगा। बिजनेस चलाने की आजादी दे दी, अब चलाओ, अपने दम पे चलाओ, सरकार आपको और हेल्प नहीं करेगा, छोटा हो या बड़ा हो डजंट मैटर, अपने दम पे चलाओ। प्राइवेटाइज कर रहे हो मतलब अपने दम पे चलाओ, ठीक है बेटा, समझ में आ गया क्या बोला मैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं बेटा, उसके बाद क्या बोलता है सर, नेक्स्ट आता है सर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। हालांकि ये चेंज हो गया बेटा 2002 में, कंपटीशन एक्ट नाम से आ गया है बेटा। ये 2002 में ये एक्ट को चेंज करके बना दिया गया कंपटीशन एक्ट। इसको आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए भी रख सकते हैं, कंपटीशन एक्ट। मतलब ये एक्ट बदल गया, मतलब ये एमआरटीपी एक्ट जो है ना, ये बदल के 2002 में ये हो गया सर कंपटीशन एक्ट।
अच्छा, ये कंपटीशन एक्ट किस बेसिस पे बनाया था सर? इकोनॉमी में ओपन कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, मतलब मार्केट में किसी को कोई प्रकार की स्पेशल एडवांटेज नहीं मिले, सभी को मार्केट में क्या करना पड़ेगा सर? ओपन कंपटीशन करना है, मतलब मार्केट में मैं कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं सर कंपटीशन एक्ट। और ये कंपटीशन एक्ट 2002 जो है, इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी का मतलब होता है सर मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। अल्टीमेटली हमको करना क्या था सर? ये जो नए प्रकार के बिजनेसेस आ रहे हैं उनके ऊपर में जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी प्रकार की पहले मार्केट में सरकार की मोनोपोलीज चलती थी सर, कि भैया हम लोग आजादी नहीं देंगे, बिजनेस चलाने का मौका नहीं देंगे, उस रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस को क्या करना है सर? हटाना है, हमको उनको हटाना है। इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया सर? 2002 में चेंज करके कर दिया गया सर कंपटीशन एक्ट। हालांकि उसकी कई सारे पॉलिसीज अभी भी फॉलो होते हैं, लेकिन मेन मकसद यही था कि इकोनॉमी में ओपन कंपटीशन को प्रमोट करना। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? Yes, sir. तो ये हो गया बेटा आज की क्लास की डिस्कशन, जिसमें हम लोग खास करके क्या डिस्कशन किए सर? 3 इंपॉर्टेंट पॉलिसी की इंट्रो हमने डिस्कशन की, और उसके साथ तो सबसे पहली चीज हमने क्या लिखी सर? इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म क्या हुआ उस पर हमने डिस्कशन किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत। ये 4 पॉइंट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा।